हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाइव डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमएस साइकोलॉजी सेकंड ईयर क्लिनिकल ब्रांच के स्टूडेंट्स जो हमारे हैं वो इजी नोट्स के एक्सप्लेनेशन से स्टडी कर रहे हैं, अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अभी हमारा चल रहा है MPCE 012 सेकंड पेपर आपका क्लिनिकल साइकोलॉजी का। ये सेकंड पार्ट है वीडियो का। फर्स्ट पार्ट में आप ये कुछ टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, हमने लास्ट क्लास में सब टॉपिक्स अच्छे से एक्सप्लेन किए थे, कवर किए थे, और आज हम स्टार्ट करेंगे इसके आगे से। जहाँ तक हमने पढ़ लिया है लगभग पेज नंबर 13 पर आ जाते हैं, करीब यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। टाइप्स ऑफ असेसमेंट से ही शायद शुरू करना है। यस करेक्ट, मुझे ध्यान आ गया, ये ब्लैंक पेज था, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। तो असेसमेंट्स के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। असेसमेंट को आपने समझा था प्रीवियस वीडियो में कि असेसमेंट का मतलब क्या होता है, इवैल्यूएशन करते हैं, क्यों जरूरत होती है, उसके गोल्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, किस किस तरह से होता है, ये सब हमने बात की थी। कितने टाइप का हो सकता है, किस किस तरह से किया जा सकता है, इसके बारे में आइए इस वीडियो में क्विकली बिगिन करते हैं बिना किसी डिले के। Psychological assessment involves various methods to evaluate an individual's mental health, behavior, and cognitive functioning. These assessments can be broadly categorized into clinical, neuropsychological, personality, and specialized assessments. असेसमेंट्स बहुत तरीके से हो सकते हैं, तो उनकी कैटेगरी यानी उनके टाइप भी उन्हीं से बनते हैं। मतलब जिस पर्पस को सर्व करने के लिए आप असेसमेंट कर रहे हैं उस टाइप का ही वो असेसमेंट कहलाएगा। सिंपल है। आप किसी की पर्सनैलिटी को असेस करने के लिए कर रहे हैं तो वो पर्सनैलिटी बेस्ड हो गया असेसमेंट। न्यूरोसाइकोलॉजिकल फंक्शनिंग के लिए हो रहा है तो न्यूरोसाइकोलॉजिकल हो गया। क्लिनिकल हो रहा है क्योंकि हमें कुछ डायग्नोस करना है तो क्लिनिकल हो गया। स्पेशलाइज्ड में और तरीके से आ जाते हैं। तो एक एक करके इनको पढ़ेंगे, सिंपल है, याद रख सकते हैं नाम आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लिनिकल तो कई बार हो चुकी है बात, लेकिन फिर भी क्लिनिकल असेसमेंट क्या होता है, एक कॉमन टाइप का साइकोलॉजिकल इवेल्युएशन है जिसमें क्लिनिकल सेटअप में, क्लिनिकल सेटअप का क्या मतलब हो गया, एक ट्रेन्ड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल जो है वो यहाँ पे असेसमेंट करते हैं। एंड व्हाट दे डू, दे डायग्नोज मेंटल हेल्थ कंडीशंस और उसके आगे ट्रीटमेंट की प्लानिंग वगैरह सब कुछ चीज़ें लास्ट तक ले जाकर चीज़ों को करते हैं। इस क्लिनिकल असेसमेंट में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिनको आपने एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ लिया है पहले ही, राइट। तो क्विकली समराइज होगा यहाँ पे कि इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाते हैं, स्ट्रक्चर्ड सेमी स्ट्रक्चर्ड कन्वर्सेशन, किसी भी तरीके से इंटरव्यू की हेल्प से डेटा को गैदर किया जाता है। उसके बाद बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन भी हो सकते हैं। ये सब कुछ होगा जरूरी नहीं है, इनमें से क्या क्या हो सकता है हम कह नहीं सकते, क्योंकि किस तरीके का केस हमारे सामने है उसके ही बेसिस पे डिसीजन तब लिया जाता है। बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन भी किया जा सकता है, हो सकता है हमें इंडिविजुअल के बिहेवियर्स को ऑब्जर्व करना हो, उसके इमोशनल रेस्पॉन्सेज को दिखना हो। मेंटल स्टेटस असेसमेंट जिसको हम कहते हैं, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन जिसको हम कहते हैं, वो हम कर सकते हैं। सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चन भी हो सकते हैं, हो सकता है हमें किसी पर्सन की एंग्जाइटी का लेवल चेक करना है, किसी और सिचुएशन में उसको असेस करना है, तो हम वहां पर उसको उस तरीके से क्वेश्चन देके सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चन की हेल्प से भी डेटा ले सकते हैं। सेकंड आते हैं हमारे पास न्यूरो साइकोलॉजिकल असेसमेंट। न्यूरो साइकोलॉजिकल असेसमेंट वो होंगे, देखिए न्यूरो वर्ड जब भी आता है ना, कौन से होंगे वो तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन न्यूरो वर्ड जब भी आता है तो ये सीधे आपको ब्रेन की तरफ लेके जाता है। मतलब ले जाने का मतलब हो गया कि आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि कुछ न्यूरोलॉजिकल वे में हमें चलना है, चीजों को होंगी। तो न्यूरो साइकोलॉजिकल असेसमेंट आर स्पेशलाइज्ड टेस्ट यूज्ड टू इवैल्यूएट कॉग्निटिव फंक्शनिंग एंड हाउ इट रिलेट्स टू ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग। ब्रेन की फंक्शनिंग, ब्रेन का स्ट्रक्चर, इट्स मोर लाइक बायोलॉजिकल, उन चीजों की तरफ हमें लेके जाता है। दीज असेसमेंट आर टिपिकली यूज्ड आफ्टर ब्रेन इंजरीज, कुछ ब्रेन के स्कैन्स लेना, वो सब भी इसका एक पार्ट होता है। कोई न्यूरोलॉजिकल डिसीजेज हो जाती है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है, तब न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट किए जाते हैं। इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, कॉग्निटिव टेस्टिंग जैसे कि मेमोरी का टेस्ट करना, अटेंशन के लिए टेस्ट करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर को आइडेंटिफाई करने के लिए करना, लैंग्वेज के लिए जो टेस्ट होते हैं, अगर स्पीच रिलेटेड कोई इश्यू होता है उस तरीके की चीजों को करने के लिए होता है। और कोई हायर एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग जो है वो बॉडी की, अगर वो उसमें हमें कोई डेफिसिट दिख रहा है तो कॉग्निटिव टेस्टिंग के थ्रू फाइंड आउट करते हैं। इंटेलिजेंस टेस्टिंग भी हो सकती है, जाहिर सी बात है, इंटेलिजेंस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ब्रेन, इंटेलिजेंस का ब्रेन से डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो इंटेलिजेंस टेस्टिंग भी न्यूरोसाइकोलॉजिकल में आएगी, क्योंकि किसी पर्सन के इंटेलिजेंस को असेस करके हम ये समझ पाते हैं कि उसकी कॉग्निटिव फंक्शनिंग कितनी अच्छे से हो रही है। देन मेमोरी एंड अटेंशन असेसमेंट, ऐसे भी कई सारे टेस्ट हैं। स्पेसिफिक टेस्ट की बात करें जैसे स्ट्रूप टेस्ट सेकेंड ईयर में आपको देखने को मिलता है क्लिनिकल साइकोलॉजी में, कैलिफोर्निया वर्बल लर्निंग टेस्ट है। इनकी हेल्प से हम डिफरेंट कॉग्निटिव डोमेन्स के बारे में पता कर सकते हैं कि कैसी फंक्शनिंग है। तो न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट्स हमें मेजरली देखा जाए तो मोटे मोटे तौर पर हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज का असेसमेंट करने में हमारी हेल्प करते हैं, जो कि हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग को रिफ्लेक्ट करती है। और कुछ और ऐसे स्कैन्स भी हो सकते हैं जो नॉट जस्ट इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट, और भी चीजें हो सकती हैं जो ब्रेन की स्कैनिंग वगैरह की मैंने अभी बात करी।
फिर आते हैं पर्सनैलिटी असेसमेंट। आपको पता है पर्सनैलिटी का असेसमेंट जब होगा, ये भी पढ़ चुके हैं लेकिन बताते चलती हूँ। पर्सनैलिटी का असेसमेंट जब होगा तो हम क्या इवैल्यूएशन करेंगे, ह्यूमन के ट्रेट्स का, उसके बिहेवियर के पैटर्न्स का, उसके इमोशनल रिस्पॉन्सेस का जिसकी वजह से वो ऐसा बिहेवियर कर रहा है। ये सब कॉजेस को फाइंड आउट करने के लिए हम करते हैं। ये जो असेसमेंट होते हैं इससे हमें ये पता चल पाता है कि पर्सन की मेंटल हेल्थ कैसी है, जो उसके बिहेवियर के थ्रू रिफ्लेक्ट हो रही है, तो वो हमें पता चलता है। इसमें कॉमन मेथड्स कौन कौन से इंक्लूड होते हैं, जैसे कि बहुत सारे पर्सनैलिटी टेस्ट हैं, MMPI 2, और भी बहुत सारे टेस्ट हैं। प्रोजेक्टिव टेस्ट भी हो सकते हैं, रोरशा ब्लॉट टेस्ट, थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट, ये सब टेस्ट बिहेवियरल में यूज होते हैं। देन कम्स स्पेशलाइज्ड असेसमेंट। इसमें हम ये देखते हैं कि कोई भी ऐसा असेसमेंट जो हमें किसी स्पेशलाइज्ड फील्ड में स्पेसिफिक होके करना है। तो ऐसे तो बिहेवियर में भी स्पेसिफिक थे, कॉग्निटिव में भी स्पेसिफिक थे, लेकिन उनकी जो उसमें हम बड़े एरियाज को और डिफरेंट एरियाज को कवर कर सकते थे। अगर कॉग्निटिव की बात करें तो मेमोरी पे हम वर्क कर रहे हैं, या फिर हम किसी और पर्टिकुलर ब्रेन की फंक्शनिंग को देख रहे हैं, तो वो एरिया एक दूसरे से वेरी भी करते हैं, हल्का मतलब कनेक्टेड तो है ऑफ कोर्स, लेकिन इतना तो वेरी करते हैं कि वो अपनी अपनी एक सेपरेट बड़ी फील्ड बना सकते हैं। तो यहाँ जब स्पेशलाइज्ड होगा तो ऐसी किसी पर्टिकुलर उस पर हम चले जाएंगे, जैसे आपको दिख भी रहा है डेवलपमेंटल असेसमेंट। तो डेवलपमेंट पर ही फोकस हो गया हमारा असेसमेंट, तो वो हमारा स्पेशलाइज में आ जाएगा। नॉट जस्ट दीज 3, और भी हो सकते हैं इस तरीके के, जिसमें हम, जैसे आप स्पेशल एजुकेशन का देख लीजिए, डिसेबिलिटी पर देख लीजिए, कुछ भी ऐसा आप और लिख सकते हैं स्पेशलाइज असेसमेंट में। भी हमने मेंशन 3 ही किए हैं लेंथ के हिसाब से, लेकिन आप बढ़ा भी सकते हैं। तो जहाँ पे हमें डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स को चेक करना है, कोई ऐसे डिसऑर्डर्स को चेक करना है जो ऑटिज्म ADHD तो नहीं है, डेवलपमेंटल असेसमेंट, न्यूरो डेवलपमेंटल जो इश्यूज होते हैं। फॉरेंसिक असेसमेंट में हम कोई यूज इन लीगल सेटिंग्स टू इवैल्यूएट मेंटल कॉम्पिटेंसी, रिस्क और क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी पर्सन का जो है वो बहुत ज्यादा क्रिमिनल बिहेवियर तो नहीं हो रहा है, ये चेक करने के लिए कर सकते हैं। करियर में हम ये देख सकते हैं कि इंटरेस्ट क्या है, एप्टीट्यूड क्या है, कौन सा करियर से सूट करेगा, ऐसा असेसमेंट भी हम कर सकते हैं। तो असेसमेंट किसी भी टाइप का हो, वो हमें बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। और जब हम स्पेसिफिक हो जाते हैं तब तो और ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल हो जाता है, क्योंकि हमें उसमें ये पता चल पाता है कि जिस डायरेक्शन में हम वर्क करना चाह रहे हैं उसमें हमें सक्सेस भी मिल पाएगी या नहीं, तो बहुत हेल्प मिलती है। आइए आगे बात करते हैं कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट करते वक्त हमें कौन से एथिकल इश्यूज हैं उनको फॉलो करना चाहिए। ये टॉपिक ऐसा है ना, अगर मैं ना पढ़ाऊँ, मतलब मैं ऐसा करूंगी नहीं, ऑफकोर्स मैं पढ़ाऊंगी, डोंट वरी, लेकिन इस पर आप बहुत आसानी से लिख के आ सकते हैं। ट्रस्ट मी, ये 10 मार्कर में पूछा गया है। तो जब ये आता है ना लॉन्ग क्वेश्चन, बच्चे खुश हो जाते हैं कि वाह ये तो पक्का करेंगे, बाकी 3 तो देखते हैं बाद में कि कौन से आए हैं। तो ये ऐसा क्वेश्चन है, क्योंकि हमें इतना तो समझ में आ गया है आपको 2 साल से साइकोलॉजी पढ़ते हुए, कि साइकोलॉजी में जब हम प्रोफेशनल लेवल पे वर्क करेंगे तो हमें एथिक्स को फॉलो करना है। चीज़ें बहुत स्टैंडर्ड चलती हैं, ऐसे नहीं चलती जैसे नॉर्मल पर्सन करता है या सोचता है। आप अपने पर्सनैलिटी में भी वो डिफरेंस फील करते होंगे, सेकेंड ईयर तक आते आते डेफिनेटली फील करते होंगे कि आप नॉर्मल लोगों से इस सेंस में अलग हैं कि आप ये अंडरस्टैंड कर पाते हैं या आप ये समझ पाते हैं कि कोई भी चीज़ जो हो रही है ना, वो जो जैसी दिख रही है उतनी उतनी नहीं है, उसके पीछे भी चीज़ें हो सकती हैं। एक्स्ट्रा सोच पाना या कॉजेज़ को अंडरस्टैंड कर पाना, क्योंकि बिना कॉजेज़ के आपको बिहेव करते हुए बहुत लोग दिखेंगे, बिना कॉजेज़ को अंडरस्टैंड किए हुए। बहुत जल्दी ब्लास्ट होने वाले लोग, बहुत जल्दी रिएक्शन देने वाले लोग। अब ये बातें मैं आपसे क्यों कर रही हूँ, उसका रीज़न है क्योंकि जब आप किसी बात के कोर को समझेंगे तो आप वैल्यूज में चलेंगे, एथिक्स को फॉलो करेंगे, वो चीजें होती जाएंगी आपके अंदर। आप उनको करने के लिए कुछ अलग से नहीं कर रहे हैं। ये आपकी जो लर्निंग हो रही है ना साइकोलॉजी में, यही चीजें आपके अंदर वो एथिक्स डेवलप कर रही है। तो आप जानते होंगे कि क्या काम करना चाहिए। जैसे नॉर्मल लोगों में आप देखिए, अब ये बार बार नॉर्मल कहने से आप खुद को अब नॉर्मल मत समझ लीजिएगा। आप ऑब्वियसली आप बहुत स्पेशल हैं क्योंकि आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो स्पेशल भी उस सेंस में है कि आप बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आपको पता है स्पेशल का भी मीनिंग डिफरेंट होता है एजुकेशन की फील्ड में। तो जब हम किसी भी नॉर्मल पर्सन को देखते हैं तो वो किसी रूल को फॉलो ना करना, जैसे किसी ने अपनी पर्सनल बात शेयर की तो उसको बड़ी जल्दी दूसरे में लीक कर देना, उस कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन ना करना। लेकिन साइकोलॉजी पढ़ने के बाद आप में ये चीज़ डेवलप होने लगती है कि नॉर्मली भी किसी की बात उठा के किसी को नहीं कहनी है। इससे उस पर्सन को हर्ट हो सकता है, वो बात उस तक पहुंच सकती है। तो वही वाली बात है, कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोच पाना, किसी चीज़ के कॉज के बारे में समझने की कोशिश करना। तो वो एथिक्स आपकी पर्सनैलिटी में डेवलप होते जाते हैं। और जब होते जाते हैं ना, तो आप समझ लीजिए आप साइकोलॉजिस्ट बनने की लाइन में हैं। कुछ चीज़ें आपके अंदर लर्निंग के थ्रू आ रही हैं।
तो ये जो बातें मैं बोल रही हूँ आपको सुनने में अच्छी लग रही होंगी, ये मत सोचिएगा कुछ भी सिलेबस के बाहर है, क्योंकि अब जब मैंने इतना लंबा लेक्चर दिया है ना, तो ये टॉपिक आपका कवर हो गया है मेरी बातों में। क्योंकि जब हम एथिकल इश्यू फॉलो करते हैं साइकोलॉजिकल असेसमेंट में, अब हमसे मतलब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, चाहे वो जो भी हो, तो वो क्या करते हैं, ऐसे चीज़ों का ध्यान रखते हैं जिसमें किसी भी तरह का इश्यू ना आने पाए, उनके प्रोसेस में कोई हिंड्रेंस ना होने पाए। और वो कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? कॉन्फिडेंशियलिटी का ध्यान रखना, इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना। हम जानते हैं ना, एक जनरल एथिक है ये कि किसी भी पर्सन से पूछे बिना उसकी कोई चीज़ नहीं लेते हैं, ये एक है। लेकिन आप देखेंगे लोगों में ये सेंस भी नहीं है, कुछ भी करेंगे, मैनर्स पे बहुत लो हो जाते हैं बहुत सारे लोग। तो हम आपको ये समझना है कि वो सारी चीज़ें जो आउट ऑफ वे होती है ना, उन्हें उन्हें हमें ध्यान रखना है जब हम अपना असेसमेंट करेंगे। कॉम्पिटेंस का ध्यान रखना है, कल्चरल सेंसिटिविटी का ध्यान रखना है, फेयरनेस का ध्यान रखना है। तो आइए बात करते हैं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी समझते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी का क्या मतलब होता है? जाहिर सी बात है, किसी की भी सीक्रेट को डिस्क्लोज ना करना। और यहाँ पर जो पर्सन हमारे पास आ रहा है, वो बहुत सारी ऐसी बातें लेकर आ रहा है जो किसी भी तरीके से लीक होने पर उसके अंदर इमोशनल वल्नरेबिलिटी ला सकती हैं, और आपके टुवर्ड्स एक ऐसा कहना चाहिए मिसट्रस्ट क्रिएट कर सकती हैं। अगर सोचिए पर्सन अपने थेरेपी के प्रोसेस में है और बीच में उसके साथ ऐसा कोई प्रोसेस हो जाएगा, तो वो थेरेपी आपकी खत्म है, बेकार है बिल्कुल, है ना, क्योंकि वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो कॉन्फिडेंशियलिटी इज अ कॉर्नर स्टोन ऑफ एथिकल प्रैक्टिस इन साइकोलॉजिकल असेसमेंट। द information gathered during an assessment, including test result, personal history, clinical observation, must be kept private. It is very important. It is the clinician's responsibility to inform the individual about the limits of confidentiality, यानी कि किस किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करना है, और ये भी ध्यान रखना है कि उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज ना किया जाए। तो ये एक पॉइंट हो गया। अब है इन्फॉर्म्ड कंसेंट। इन्फॉर्म्ड कंसेंट का मतलब कि कई बार हम अपने थेरेपी के प्रोसेस में कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे जो हमें लगता है कि ज़रूरी है, होनी चाहिए, और इसके बारे में एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेनी ज़रूरी है। हमें अपने क्लाइंट को ये बताना है कि आप इस प्रोसेस का पार्ट इस तरह से बनेंगे, ये टेस्ट आपको देने हैं, इसके बहुत बेनिफिट्स हैं। उस पर्सन को समझ में आएगा कि मुझे ऐसा करना है और ऐसा क्यों करना है, तो उसका पार्टिसिपेशन एक्टिव होगा, अल्टीमेटली आपको भी आपके काम में हेल्प मिलेगी। तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट हर तरीके से ज़रूरी है। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स आर फुली इन्फॉर्म्ड अबाउट द नेचर, पर्पस एंड पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द असेसमेंट बिफोर अग्रीइंग टू पार्टिसिपेट। मुझे आज भी याद है, व्हेन आई यूज्ड टू बी इन एनसीसी, तो हम किसी भी कैंप में जाते थे तो एक रिस्क वाला फॉर्म भरते थे, रिस्क सर्टिफिकेट फिल कराया जाता था, बड़े मज़े से साइन कर देते थे जैसे ज़िंदगी से कोई टेंशन ही नहीं है। तो वो ही चीज़ थी कि हमें बताया जाता था कि आप जब इस कैंप में होंगे तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होंगी जिसमें आपको पार्टिसिपेट करना होगा, मैंडेटरी होगा। फिर आप वहाँ पर ये नहीं कह सकते, या आपके पेरेंट्स आके क्लेम नहीं कर सकते कि हमारे बच्चे का पैर टूट गया है, हमारे बच्चे के हाथ टूट गया, सर में चोट लग गई। बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ होंगी जिसमें आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, वो सब उसका पार्ट है। तो ये क्या थी, इट वाज़ एन इन्फॉर्म्ड कंसेंट। आप में भी बहुत सारे लोग हैं, स्पोर्ट्स में रहे होंगे, एनसीसी में रहे होंगे, या और किसी एक्टिविटीज़ में ऐसे में रहे होंगे जहाँ थोड़ा-सा भी रिस्क होता है, क्योंकि यहाँ भी रिस्क होता है बहुत सारी चीज़ों का। तो उस सब के लिए हमें पर्सन को पहले बताना ज़रूरी होता है, जिससे कि वो वेल प्रिपेयर्ड होके आए, राइट? ओके, कि कोई भी किसी तरीके का अगर रिस्क इन्वॉल्व है तो रिजल्ट कैसे होंगे, क्या-क्या चीज़ें पॉसिबिलिटी है, लेकिन आप डरे नहीं, उसको अश्योरेंस भी देना है कि ऐसा नहीं है कि हम ऐसा कह रहे हैं तो ऐसा होगा ही, क्योंकि हमें भी तो पता होता था ना कि जो हमसे रिस्क सर्टिफिकेट भरवाया जा रहा है, इसके बाद हम ज़िंदा ही लौटेंगे, हमें मालूम होता था ना। तो क्यों? क्योंकि उनके पास कंसेंट रहती है, इसका मतलब ये होता है कि वो हमें क्लेम नहीं कर सकते, हमें भी सेव करता है। Competence of the assessor. Ethical assessments require that the clinician be adequately trained, qualified and competent in the specific tools and methods in the evaluation. जो भी हमारे क्लिनिशियन हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, वो वो फेमिलियर होने चाहिए लेटेस्ट डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया से, और उन्हें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो अप्रोप्रिएट हैं, यूज़ की जानी चाहिए। Competence also includes the ability to interpret results accurately and provide feedback in a professional and understandable manner. Conducting assessments outside one's area of expertise can lead to inaccurate diagnosis. जाहिर सी बात है, जो असेसर है वो अगर अपने वर्क में प्रोफेशनल नहीं है, तो ये भी एथिक्स के बाहर की एक चीज़ हो गई, राइट? और जिसकी वजह से हमारे रिजल्ट्स में फ़र्क आ सकता है। कल्चरल सेंसिटिविटी का ध्यान रखना है। कल्चरल सेंसिटिविटी का मतलब ये होता है कि हो सकता है आपके पास आने वाला क्लाइंट किसी दूसरे रिलीजन का हो, किसी दूसरी कास्ट का हो, irrespective of everything, of all these things, you have to make sure कि आप अपने प्रोफेशन में हैं, राइट? आप उस समय पर
या पूरे प्रोसेस में इस चीज़ को इंटरफेयर नहीं करेंगे, इस तरीके से चीज़ों को नहीं सोचेंगे, किसी भी तरीके का बायसनेस क्रिएट नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे कि दूसरे पर्सन के कल्चर में होने वाली चीज़ें भी उसके पूरे प्रोसेस में किसी भी तरीके का हिंड्रेंस उसकी पर्सनैलिटी में या उसके साथ जो प्रॉब्लम है उसका एक कॉज हो सकती हैं। तो उसको भी ध्यान में रखना है, कल्चरल सेंसिटिविटी को ध्यान में रखना है, राइट? किसी भी रिजल्ट पर पहुंचने से पहले ये समझना होगा कि अगर उस पर्सन ने ऐसा किया तो क्यों किया, ये उसके कल्चरल बैकग्राउंड में से एक चीज है जो उसके साथ चल रही है। अब हमें उसको समझते हुए अपने प्रोसेस में चलना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, देखने में छोटा सा पॉइंट लगता है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, जनरली भी आपके काम आने वाली चीज है। फेयरनेस एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन में वो सभी टाइप की बायसेस आ जाती हैं जो कि क्लिनिशियन की तरफ से हो सकती है, नॉट जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट एंड रिलीजन आई एम टॉकिंग अबाउट, इट कुड बी एनीथिंग। जैसे जेंडर के बेसिस पे मैंने लोगों को डिस्क्रिमिनेट करते हुए देखा है, वो भी बहुत बड़ी एज में। मैं उस एज की बात नहीं कर रही हूँ जिसमें केवल गर्ल्स बॉयज वाला होता है। जेंडर के बेसिस पे बहुत सारी चीज़ों में लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं और माइंडसेट है, स्टीरियोटाइप्स बने हुए हैं कि ये चीज़ लड़का अच्छा कर सकती है, लड़का अच्छा कर सकता है, लड़की अच्छी नहीं कर सकती। इस तरीके के जो है वो पॉइंट्स बने हुए हैं माइंड में। तो डिसेबिलिटी के बेसिस पर किसी को कम समझना, ये सब थॉट से आपको एकदम आपका जो जो भी आपके मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल है एकदम क्लीन एंड क्लियर होने चाहिए, तभी चीज़ें ठीक रहेंगी। ओके, फिर है फीडबैक एंड यूज ऑफ रिजल्ट्स। जो भी हमारे पास जो भी हमें फीडबैक प्रोवाइड कराना है उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। ऐसा फीडबैक नहीं होना चाहिए जो क्लाइंट के माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट कर दे। बहुत ही हमें ध्यान से इस चीज़ को करना है। साथ ही साथ जो रिजल्ट्स हैं उनका हम कैसे यूज करेंगे, द क्लिनिशियन शुड ऑल्सो बी ट्रांसपेरेंट अबाउट हाउ द रिजल्ट्स विल बी यूज्ड। उनको बताना चाहिए कि उनके जो रिजल्ट्स हैं, स्कोर्स हैं, उनको हम आपके प्रोसेस में इस तरह से यूज करेंगे और इसका कहीं और मिसयूज नहीं करेंगे। यू हैव टू मेक श्योर अबाउट इट। तो एथिकल इश्यूज बहुत सारे होते हैं जिनको ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। आपने देखा कितना सिंपल सा था ये, इसमें क्या ही था, मतलब ऐसा तो कुछ नहीं था जो हम कहें कि बहुत डिफिकल्ट था। क्लिनिकल साइकोलॉजी इंटरेस्टिंग तो ऑफकोर्स है, मेरा बहुत फेवरेट है, मैं हमेशा बोलती हूँ, और सिंपल भी बहुत है। अगर आप थोड़ा भी समझ गए हैं बेसिक्स को तो फिर सिंपल है, कुछ ऐसी बात नहीं है इसमें कि पेपर में प्रॉब्लम आए। इंटरव्यू के टाइप्स, अभी पिछली क्लास और इस क्लास को मिला के बात करें तो मुझे लग रहा है इंटरव्यू के बारे में मैंने ज़्यादा बात कर लिया है। लगातार सिमिलर टॉपिक है क्योंकि मैंने इस तरीके से क्लबिंग किया टॉपिक्स की। तो इंटरव्यू में क्या बताऊँ, अब क्या बचा है बताने के लिए। फिलहाल स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं इंटरव्यूज। और इसके अलग भी मैं आपको बता देती हूँ इंटरव्यूज के टाइप के बारे में। आप एग्जामिनेशन में ये भी मेंशन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये तो आपके ऑन द बेसिस ऑफ हो गए स्ट्रक्चर, फ्रेमिंग। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पर हो सकता है इंटरव्यू जब हम एडमिनिस्टर करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, या नंबर ऑफ क्लाइंट्स कह सकते हैं कि इंटरव्यू बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, नंबर ऑफ क्लाइंट्स, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। तो इंटरव्यू चार तरीके से हो सकता है, जिसमें वन ऑन वन होगा, एक पर्सन दूसरे पर्सन का इंटरव्यू लेगा। आप एग्जाम्पल में भी लिख सकते हैं कि वन ऑन वन में हमें कौन से केसेस देखने को मिलेंगे जहाँ पे हम क्लिनिकल इंटरव्यू कर रहे होते हैं, बेस्ट एग्जाम्पल है। देन वन टू मैनी इंटरव्यू तब होते हैं जो कि आपको ज्यादातर नजर आएंगे या तो सेमी स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड। वन टू मैनी मतलब एक प्रेस रिपोर्टर है, वो क्राउड से बहुत सारा जो है वो इंफॉर्मेशन ले रहे कि आप बताइए आपको क्या लगता है इस बार जो ये भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था इसमें इस तरह की चीजें हो रही हैं या ये हो रहा है, कुछ भी जो भी मीडिया वाले लेते रहते हैं ना न्यूज इन्फॉर्मेशन लोगों से, तो वो स्ट्रक्चर नहीं होता, वो सेमी स्ट्रक्चर्ड हो सकता है, वो अनस्ट्रक्चर्ड हो सकता है। ये आप पढ़ चुके हैं इसलिए इसका यूज कर रही हूँ उस चीज में भी मैं। तो वो उस तरीके से हो सकता है, वो एग्जाम्पल हो गया वन टू मैनी। इसके बाद हो गया मैनी टू वन। बहुत सारे लोग एक पर्सन का इंटरव्यू कब लेते हैं, जब वो जॉब पैनल होता है, जॉब इंटरव्यू होता है, सिलेक्शन का कोई भी किसी भी चीज का सिलेक्शन हो सकता है, नॉट जस्ट द जॉब, किसी भी चीज के लिए सिलेक्शन हो रहा होता है। तो वहां पे किसी कैंडिडेट का किसी पर्टिकुलर टीम के लिए सिलेक्शन हो रहा होता है, स्पोर्ट्स में या किसी में भी, तो वहां पे भी ऐसा हो सकता है। तो वो एक एग्जाम्पल है जहाँ पे मेनी पीपल आर टेकिंग इंटरव्यू ऑफ वन, ये भी जरूरी है वहां पे इंटरव्यू हो रहा है तो। और देन कम्स द लास्ट वन, ग्रुप टू ग्रुप, जिसमें इट्स अ काइंड ऑफ ग्रुप डिस्कशन, इट्स मोर अ काइंड ऑफ ग्रुप डिस्कशन एंड नॉट द इंटरव्यू, बट इट इज अ टाइप ऑफ इंटरव्यू अगेन। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। बट हमें साइकोलॉजी में, टू बी वेरी स्पेसिफिक, क्लिनिकल साइकोलॉजी में आप ही बताइए इनमें से कौन सा यूज करना है। एंड द फन फैक्ट इज, जब मैं ऐसे बोलती हूँ कि आप ही बताइए, तो आई फील लाइक कि कुछ तो मेरे सामने स्टूडेंट्स हैं जो मुझे बता ही देंगे जैसे, बट आई नो मुझे ही आंसर भी करना है कि द फर्स्ट वन विच आई टॉक्ड अबाउट, बिकॉज दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ क्लिनिकल इंटरव्यू। ओके, अब क्लिनिकल इंटरव्यू में हम देखते हैं कि वो तीन टाइप से हो सकता है,
स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, तीनों ही टाइप से क्लिनिकल में हो सकता है। अब आपको पता ही है स्ट्रक्चर्ड में चीज़ें वेल स्टैब्लिश्ड होती हैं, सब चीज़ें वेल प्लान्ड होती हैं, कितने टाइम में होगा, कौन से टूल्स यूज़ होंगे, किस किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, टाइम बाउंड हो सकता है, लिमिटेशंस हो सकती हैं बहुत सारी, तो ये स्ट्रक्चर्ड हो गया। सेमी स्ट्रक्चर्ड में समझ लीजिए कि जो ग्रिप है वो थोड़ी लूज हो जाएगी, यानी अभी टाइम का थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है, जो सामने से आंसर आ रहे हैं उसके बेस पर हम क्वेश्चन कर सकते हैं। जब हम क्लिनिकल करते हैं ना इंटरव्यू, तो वो हमारा सेमी स्ट्रक्चर्ड ही होता है, क्योंकि कुछ चीजें तो हम प्लान करते हैं और फिर कुछ हम चीजों को गो विद द फ्लो करते हैं, फ्लो के साथ चलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम ऐसे तो नहीं कर सकते कि हमने जो सोचा है वही पूछेंगे, बताता रहे क्लाइंट जो उसने बताना है, हम तो उसके बाद यही करेंगे, तो कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारा क्लिनिकल इंटरव्यू जो होता है वो सेमी स्ट्रक्चर्ड हो जाता है। अनस्ट्रक्चर्ड इसलिए नहीं कह सकते उसको, क्योंकि अनस्ट्रक्चर्ड में कुछ भी प्लान नहीं होता है, जो चल रहा है वो शुरू हो जाए, कि मेरा मन किया कि चलो इस पर्सन से इसकी मेंटल हेल्थ का पता करें, फिर वो काफी इनफॉर्मल हो जाएगा। और अनस्ट्रक्चर्ड जो होता है वो बहुत ज्यादा इनफॉर्मल हो जाता है, क्योंकि चीजें उसमें फिर, हाँ ये भी बात है, खुद को रोक के एक बात बोल रही हूँ कि ये भी है कि इनफॉर्मल के थ्रू भी बहुत सारा डेटा मिलता है, इन्फॉर्मेशन मिलती है, ऐसा नहीं है, उसका भी हम कहीं ना कहीं क्लिनिकल में पार्ट यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मेजरली देखें तो सेमी स्ट्रक्चर्ड ही है वो जिसको हमें समझना है, राइट। अब एक एक करके तीनों के बारे में क्योंकि डिटेलिंग करी है, तो स्ट्रक्चर्ड की इंपॉर्टेंस क्या है, इसमें हमें स्टैंडर्डाइजेशन देखने को मिलता है, नॉर्म्स रूल सब फिट हैं, क्योंकि भाई सब कुछ एवरीथिंग इज डिसाइडेड, रिलायबिलिटी है, डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी है, सब चीजें एकदम परफेक्ट देखने को मिलेंगी। सेमी स्ट्रक्चर्ड मैंने आपको समझा ही दिया, पढ़ लीजिएगा इसको, या फिर मुझे स्टॉप करके ऐसे मैं साइड हो जाती हूँ। अगर आपके पास नोट्स हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, नहीं तो नहीं भी है तो आप इसमें से देख सकते हैं आराम से। सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में हम क्या देखते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है, डेप्थ और रिचनेस देखने को मिलती है, एक बैलेंस्ड अप्रोच है, क्योंकि भाई सामने वाला भी तो कुछ कह रहा है, उसकी भी तो हम सुनेंगे, राइट। फिर इंटरव्यू ही क्यों कर रहे हैं अगर हमें ऑटोक्रेटिक करना है उसे, तो ये सब इसके फायदे हमें देखने को मिलते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में हमें क्या इंपॉर्टेंस देखने को मिलती है, एक कॉन्वर्सेशन काफी नेचुरल हो जाता है, रेपो बिल्डिंग बहुत आसानी से हो पाती है, राइट। उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग मिलती है, यानी हम बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, होलिस्टिक व्यू मिल पाता है। तो तीनों ही टाइप के जो हैं वो अपनी अपनी तरीके से रोल प्ले करते हैं, सेमी स्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड। अब क्योंकि इतनी बार बात कर ली है इनकी, तो बहुत ज्यादा मन नहीं कर रहा है बोलने का इस टॉपिक पे, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी कि आपको ये समझाने की कि जो पॉइंटर्स यहाँ नहीं थे, जो मैंने और मैं नहीं बताए, वो यहाँ इंक्लूड कर दिए, तो आप अपने कंटेंट को बहुत बड़ी तरीके से बढ़ा के आएंगे। अच्छा, आपने एक चीज नोटिस करी, मैं आपको एक चीज समझाती हूँ, देखिए कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा बताने का बहुत दिल करता है। जैसे कि आपने एक चीज नोटिस की, इस वाले को पकड़ लेते हैं, ठीक, ये स्क्रीन है आपके सामने, इससे पहले भी तो हमने इंटरव्यू की बात करी, पर आपने ये देखा कि जहां पर यही क्वेश्चन 10 मार्कर में आ गया, तो हम क्या कर सकते हैं, हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंस इसकी हेडिंग दे दी, आप कैरेक्टरिस्टिक लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ एक कहानी सी नहीं बनानी है कि ये लगे कि हाँ बस ज्ञान जैसा जितना था वो सारा हमने इसमें छापते हम चले गए, ये हमें नहीं करना है। हमें क्या ध्यान देना है कि हमारा, जैसे हमने सेम स्ट्रक्चर के बारे में बताया, हमने तीनों में फॉर्मेट सेम रखा अपने आंसर में, लेकिन कुछ चीजों को चेंज कर दिया, जैसे वही पॉइंट्स हम इसमें पैराग्राफ में भी लिख सकते थे, पर हमने उनको पॉइंटर्स बना दिया। अब आप जैसे आपने इंपॉर्टेंस लिख, यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया, मैंने इंपॉर्टेंस मार्क कर दिया था, आप अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दें और ये इस तरीके से हेडिंग न डाल के ये भी पॉइंटर्स में बना दें, पॉइंटर्स बना दे, 4 5 6 7 बना दे कैरेक्टरिस्टिक की तरह, तो वो भी एक अच्छा तरीका है। और आपको पता है वो जो पॉइंटर्स है ना, आप इसी पैराग्राफ में से ले सकते हैं, या फिर आपके माइंड में कई बार किसी टॉपिक के की पॉइंट्स होते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका है उन की पॉइंट्स का पहले एक पैराग्राफ बनाइए, फिर उन्हीं की पॉइंट्स को हाईलाइट्स के फॉर्म में लिख दीजिए। ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, जस्ट मेक श्योर थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन रहे, ऐसा ना हो कि जितना यहाँ है उतना वहां है, बस देखने में क्या नजर आ रहा है, ये पॉइंटर और वो पैराग्राफ, नहीं तो वो पकड़ में आता है। इसको आपको लैंग्वेज की हेल्प से स्मार्टली करना होगा, क्योंकि यहाँ जो आप लिखेंगे वहां पे आपके इफ बट बिकॉज सब कुछ लगेंगे, तो आपका स्टेटमेंट अलग तरीके से नजर आएगा, और यहाँ पर आपकी प्रेजेंटेशन अलग हो सकती है। ये एक छोटी सी टिप है जो आप एग्जाम्स में फॉलो करेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी, और आपका जो आंसर है वो अच्छा दिखेगा। मेरी बस ये कोशिश है कि मैं आपकी प्रेजेंटेशन पे जहां जहां पे मेरा दिमाग चले वहां मैं आपको टिप्स साथ में देती चलूं, मतलब जहां जो लगे कि इस चीज पर कुछ बताया जा सकता है वो मैं आपको बताते चलती हूँ। पर्सनालिटी मेजरमेंट पे आ गए, पता नहीं कितनी देर से क्लास चल रही है, क्योंकि मैं तो काफी देर से पढ़ा रही हूँ। पर्सनालिटी को मेजर करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जिसमें कि हम सेल्फ रिपोर्ट, प्रोजेक्टिव और बिहेवियरल असेसमेंट करते हैं। आज से मैंने ब्रेक भी नहीं लिया, अब आप देख सकते हैं मुझे लग रहा है मेरी तबीयत इज बेटर नाउ।
और शायद वॉइस भी जो है वो पहले से कुछ बेहतर लग रही होगी आपको, क्योंकि मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे पानी का ब्रेक आज लेना नहीं पड़ा। गुड, गुड फॉर मी। तो क्यों ना एक और टॉपिक कवर कर लिया जाए, पर्सनैलिटी मेजरमेंट, क्योंकि क्लास ज़्यादा बड़ी हुई नहीं है, अप्रॉक्स 25 मिनट्स की है, तो 35 तो चलेगा। आइए पर्सनैलिटी मेजरमेंट की बात करते हैं। पर्सनैलिटी को मेजर करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, और जो पर्पस होता है, इस पैराग्राफ में हम क्या क्या मेंशन करेंगे कि क्या होती है पर्सनैलिटी मेजरमेंट, क्यों की जाती है, गोल क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, फायदे क्या होते हैं उसके, यही सब हमें पहले पैराग्राफ में लिखना है इसके बारे में, और फिर एक एक करके किस किस टाइप से होता है पर्सनैलिटी मेजरमेंट, उसको हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो पर्सनैलिटी मेजरमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ असेसिंग एन इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी ट्रेट्स, बिहेवियर एंड इमोशनल पैटर्न। ये सब कुछ हम पर्सनैलिटी के एस्पेक्ट्स को, फीचर्स को कवर करते हैं। दीज मेजरमेंट्स आर क्रूशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ पीपल थिंक, फील एंड बिहेव, बोथ इन एवरीडे सिचुएशन एंड इन मोर स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट। यानी कि किसी पर्सन का करियर काउंसलिंग में, उसके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में, मेंटल हेल्थ के ट्रीटमेंट में किस तरह से उसका बिहेवियर निकल कर आता है, हम देखते हैं। तो सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंटरीज होती हैं, प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं, बिहेवियरल असेसमेंट है। इनकी हेल्प से पर्सन का मेंटल हेल्थ का असेसमेंट होता है, पर्सनैलिटी का बिहेवियर को हम असेस करते हैं। सबसे पहले आती है सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंटरीज। ये क्या होती हैं? सबसे कॉमन मेथड है ये, जिसमें स्टैंडर्डाइज क्वेश्चनायर होते हैं जो हम अपने क्लाइंट को देते हैं, और उसकी हेल्प से, वहाँ जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनकी हेल्प से हमें बहुत सारा डेटा मिलता है, क्योंकि वो हमारे जो क्लाइंट है वो उसके आंसर्स को उसमें फिल करते हैं, क्योंकि वो अपनी रिपोर्ट खुद हमें दे रहे हैं। हमने क्वेश्चंस तो उन्हें दिए हैं, लेकिन रिपोर्ट वो हमें पूरी खुद ही दे रहे हैं एक तरीके से, इसीलिए इनका नाम होता है सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक्स और सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंटरीज। यहाँ पे अपने बिहेवियर, अपने फीलिंग और एटीट्यूड के बारे में पर्सन जो है वो बता पाता है। मोस्ट वाइडली यूज्ड सेल्फ रिपोर्ट टूल्स इंक्लूड, अब आपको कुछ के नाम ध्यान होने चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, हर चीज को आप फ्रेम नहीं कर सकते, कुछ पॉइंट्स हैं ऐसे जो आपको पता होने चाहिए। मालूम होना चाहिए कि मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, MMPI-2 सेकंड वर्जन इसका यूज होता है अब, वो एक सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्री है। एटलीस्ट आपको ये पता तो होगा कि MMPI एक टूल है, लेकिन ये ध्यान रखिए कि एक सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्री है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स होते हैं जिसको पर्सन को यस नो की फॉर्म में बताना होता है। इसकी हेल्प से पता चलता है कि पर्सन के अंदर कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर तो नहीं है, साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग में कोई इशू तो नहीं है। स्पेसिफिकली इस काम के लिए इसका यूज होता है, यानी कि किसी पर्सन के मेंटल डिसेबिलिटीज, कोई इशू, इस तरीके का कोई भी प्रॉब्लम है तो वो MMPI के थ्रू चेक किया जा सकता है। इसमें क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, पर्सन को आंसर देने होते हैं। बिग 5 इन्वेंट्री काफी पॉपुलर है। ये बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स, इसमें 5 तरीके के ट्रेट्स होते हैं। अगर आप ओशियन बिग 5 के लिए याद रख सकते हैं, मैंने शायद पहले कभी जिक्र जरूर किया होगा, ये देखिए, बस आपको ये एक्रोनिम याद रखना है, ओशियन, और आप देखेंगे कि यही 5 ट्रेट होते हैं बिग 5 इन्वेंट्री में जिनको असेस किया जाता है, राइट। जैसे कि ओपननेस टू एक्सपीरियंस पहला हो गया, कंसाइंटियसनेस, देन उसके बाद एक्स्ट्रावर्जन, अग्रीबलनेस, एंड देन न्यूरोटिसिज्म। इन पांचों को हम असेस करते हैं बिग 5 इन्वेंटरी के थ्रू। तो ये भी एक सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंटरी है, जिसकी हेल्प से हम बहुत सारे इश्यूज को पर्सन की पर्सनैलिटी के असेस कर सकते हैं, एटलीस्ट पहले पता कर सकते हैं कि क्या इश्यूज हैं, ठीक है ना। फिर है कैलिफोर्निया साइकोलॉजिकल इन्वेंट्री। इसकी हेल्प से भी सोशल बिहेवियर, लीडरशिप, इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है। अब इनके एडवांटेजेस और लिमिटेशंस हमने बढ़ाए हैं यहाँ पे कंटेंट को बढ़ाने के लिए। आप देखिए कितने मार्क्स में आता है, आप वो चीज़ें रिमूव कर सकते हैं जो आपको लगता है कि रिक्वायर्ड नहीं है। अब मान लीजिए 3 मार्कर में ही आ जाए, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ पॉइंटर्स ही बना के इन बातों को शॉर्ट में लिख देंगे। एडवांटेजेस ये हैं कि इजी टू एडमिनिस्टर है, रिलायबल है, हमें स्टैंडर्डाइज डेटा से कंपेयर करने में हेल्प कराती हैं, और हम लार्ज स्केल पर इसका असेसमेंट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल इवैल्यूएशंस में बहुत हेल्प मिलती है। वहीं पर लिमिटेशंस की बात करें तो ये सेल्फ रिपोर्ट टूल्स किस बात पे डिपेंड करता है कि कोई भी इंडिविजुअल कितना सेल्फ अवेयर है, कितना ऑनेस्ट है। कुछ लोग जैसे क्वेश्चनर को देखने के बाद ये सोचते हैं कि इस आंसर को, ऐसा आंसर देने से, जिसको हम सोशल डिजायरेबिलिटी कहते हैं, मैं बता वैसे रही हूँ कि ऐसा आंसर देने से मैं ज्यादा अच्छा दिखूंगा, तो उसके माइंड में यह बायसनेस आ गई उसको। अब वो अपना असेसमेंट छोड़ दिया, उसने ये सोचना शुरू कर दिया कि मैं अच्छा किसमें दिखूंगा, है ना। ऐसा नेगेटिव वाले आंसर पर इस तरीके से रिएक्ट करने से तो ये लगेगा कि ये पर्सन बहुत नेगेटिव है, तो देखिए बायसनेस शुरू हो गई। तो इससे ये भी, उसकी ऑनेस्टी कितनी है क्वेश्चनर को लेके, ये भी एक लिमिटेशन हो जाती है। सोशल डिजायरेबिलिटी इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पे इंडिविजुअल उस तरीके से आंसर देते हैं जिसमें वो अच्छे दिखें या बुरे दिखें, जैसा भी खुद को दिखाना चाहते हैं। फिर आते हैं प्रोजेक्टिव टेस्ट। प्रोजेक्टिव टेस्ट भी हमारे बिहेवियर को असेस करने के लिए यूज होते हैं, जिसमें आपको रोरशाइंग ब्लॉट वेरी वेरी पॉपुलर, और TAT भी बहुत पॉपुलर है, और ये दोनों आपके सेकंड ईयर में
उसमें भी हैं, क्लिनिकल में भी हैं। तो प्रोजेक्टिव टेस्ट में हम एम्बिगियस स्टिमुलाई यूज करते हैं। मतलब एम्बिगियस स्टिमुलाई मतलब ऐसे अधूरे पिक्चर्स जो इनकम्प्लीट हैं, जिनको देख के आप ये नहीं कह सकते कि हाँ ये इस चीज का फोटो है ना। ऐसे एम्बिगियस स्टिमुलाई यानी पिक्चर्स और वर्ड्स की फॉर्म में यूज करते हैं, जिसकी हेल्प से पर्सन से कहा जाता है कि उनको ये बताना है कि उसमें उन्हें क्या दिख रहा है। तो जो भी उन्हें दिख रहा है, जैसा उन्हें नजर आ रहा है, वो अपने थॉट्स को ही प्रोजेक्ट करते हैं उस पर, राइट। और उसकी हेल्प से पता चल पाता है कि पर्सन उस एम्बिगियस मटेरियल में अपने अनकॉन्शियस का कौन सा एस्पेक्ट निकाल के दिखा रहा है हमें। खैर ये ऐसे कह देना इतना आसान नहीं है। जब इसको प्रोफेशनली लोग कंडक्ट करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं अपने क्लाइंट पर, तो दे नो इट वेरी वेल। तो बहुत ही ज्यादा ट्रेन प्रोफेशनल ही इसको यूज कर पाते हैं, जिसमें रोरशाह इंक ब्लॉट टेस्ट और थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट आते हैं। यहाँ पे इंक ब्लॉट्स होते हैं, अधूरी पिक्चर्स होती हैं जिन्हें देख के बताना होता है कि क्या दिख रहा है, और फिर एक्सप्लेन करना होता है कि क्यों दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है उसके अंदर। दूसरा थेमेटिक में हम क्या करते हैं, स्टोरीज होती हैं, कोई सिचुएशन कार्ड पे बनी होती है पिक्चर की फॉर्म में, जिसको देखकर बताना होता है कि वो क्या स्टोरी आगे होगी। तो इसकी हेल्प से ये जॉब्स में भी काफी ज्यादा पर्सन के पर्सनालिटी के बिहेवियर को असेसमेंट करने के लिए मिल जाती है। एडवांटेजेस इसके हैं कि अनकॉन्शियस थॉट्स को कवर कर सकते हैं, डीपर इमोशनल इश्यूज तक हमें लेके जाती है, जो कि सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंटरी में कैप्चर करना मुश्किल होता है। लेकिन लिमिटेशन ये है कि बहुत सब्जेक्टिव है, बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट है, और कॉग्निटिव बायसनेस बहुत होती है। मीन्स यहाँ पे क्या हो सकता है कि वैसे तो हम प्रॉपर टूल्स का ही यूज करते हैं, लेकिन परसेप्शन का फर्क पड़ जाता है कहीं ना कहीं। बिहेवियरल असेसमेंट की हेल्प से भी हम बिहेवियर को असेस करते हैं। ये तो सबसे बड़ा हो गया। कैसे करेंगे पर्सनालिटी असेसमेंट में, किसी भी तरीके का ऑब्जर्वेशन करना, डेटा को रिकॉर्ड करके रखना, ये सब इंडिविजुअल के बिहेवियर को, कि वो रियल लाइफ सिचुएशंस में कैसा बिहेवियर कर रहे हैं, कंट्रोल सिचुएशन में कैसा बिहेव कर रहे हैं। इस मेथड की हेल्प से हम एवरीडे बिहेवियर को जज कर पाते हैं ज्यादा इजीली। एडवांटेज ये है कि डायरेक्ट तरीके से यूज होने वाला है, एक ऑब्जेक्टिव मेजर है पर्सनैलिटी का, जिसमें हम एक्चुअल बिहेवियर को ऑब्जर्व कर पाते हैं। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, और इसमें स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की भी जरूरत है, वरना ऑब्जर्व करने वाले पर्सन के भी अपने जो कहना चाहिए पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, उनका इफेक्ट्स देखने को मिल सकता है। जैसे कि कहते हैं ना कि गुड आइज सी गुड इन अदर्स, तो वही वाली बात है। आपको ऑब्जर्व करने वाले की आइज कितनी गुड है, उसका इफेक्ट भी पड़ सकता है। तो ये इशू रहता है यहाँ पे। तो ये जो हमारा पर्सनैलिटी का मेजरमेंट है, कई मेथड इसमें यूज होते हैं, बहुत सारी चीजें अच्छी हैं, बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, लेकिन इन ऑल यूज होता है। हम इनको सभी को यूज करते हैं, अब कहना चाहिए क्लिनिकल सेटिंग्स में बिहेवियरल को असेस करने के लिए। और आप देख रहे हैं स्क्रीन पर आपको रोरशाह का इंक ब्लॉट टेस्ट दिख रहा है, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। मैं यहीं से नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करूंगी, वहां से भी यही बोल के स्टार्ट करूंगी कि सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रोरशाह का इंक ब्लॉट टेस्ट 10 मार्कर में पूरा पूछा जाता है। अभी शुरू में जितने आपको टॉपिक नजर आ रहे हैं ना, ये फुल 10 मार्कर चल रहे हैं। तो आप ये समझ लीजिए, आपने ये तैयार कर लिए, तो अगर ये बी सेक्शन में भी आ गए, सी में भी अगर इनका कुछ पार्ट आ गया, तो आप बहुत अच्छे से लिख के आ पाएंगे। तो फिलहाल अब हम यहाँ पे करते हैं इस वीडियो को एंड, क्योंकि अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम रोरशाह इंक ब्लॉट टेस्ट के आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा, एंड आई विल सी यू सुपर सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।